स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल आनंद एजुकेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है मैं आप सबके लिए हिस्ट्री के नोट्स लेकर आती हूँ, तो उसी के रिगार्डिंग हमारा आज का टॉपिक रहेगा मुगल वंश का। प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स थे हमने उसमें दिल्ली सल्तनत अच्छे से डिफाइन किया है, जिसमें हमारे पाँचों के पाँचों वंशज थे वो भी हमने अच्छे से पढ़े। एंड उसके साथ ही हमने दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, वो भी हमने अच्छे से डिफाइन किया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसके बाद आज हमारा टॉपिक रहेगा मुगल वंश का। और ये स्टूडेंट्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियोस को या इस टॉपिक को बड़े अच्छे से समझना एंड प्लीज़ वीडियो को बीच में स्किप मत करना। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिए ताकि और भी स्टूडेंट्स इस सेशन के साथ जुड़ पाए। ठीक है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या रहता है हमारा आज का टॉपिक? मुगल वंश। मुगल वंश का टाइम पीरियड क्या रहता है? 1526 टू 707। और एक टाइम पीरियड रहता है 707 टू 1857। ये दो टाइम पीरियड क्यों? ये ऐसे शासक है इस टाइम पे जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, और ये वाला टाइम पीरियड है इसका उत्तर मुगल काल जिसको बोला जाता है। ठीक है, इनके ही वंशज थे बट इसके अलावा और भी शासक थे। स्टार्ट करते हैं। इसका परिचय क्या रहेगा? मुगल जो थे ये तुर्कों के चरागाही शासक थे। ठीक है, ये और मुगल मुगल जो वर्ड है ये किससे बना? ये मंगोल और तुर्क दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका मीनिंग होता है बहादुर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इसके संस्थापक कौन थे? मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर, जिनका पूरा नेम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये सम टाइम एग्जाम्स में स्टूडेंट्स इनके वास्तविक नाम भी पूछे जाते हैं शासकों से, तो वो अच्छे से याद रखना। इसका नेम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और बाबर के पिता का क्या नेम था? उमर शेख मिर्जा, जो कि तैमूर के वंशज थे। इसी वजह से जो मुगल थे खुद को ये तैमूर के वंशज मानते थे। ठीक है, अब ये क्या है कि बाबर का जन्म कब हुआ? 14 फेब 1483 को हुआ है। कहाँ पर होता है ये? फरगना में था। ओके, नेक्स्ट क्या है कि 1414 ईस्वी में क्या होता है कि पिता की मृत्यु के बाद मात्र 12 वर्ष की आयु में जो फरगना का शासक बना, यानी कि जो बाबर था, जब उसके पिता जो उमर शेख मिर्जा थे वो 1414 में जब उनकी डेथ हो जाती है, और इसके बाद वो केवल 12 वर्ष का था, यानी कि 12 ईयर्स का था जब वो फरगना का शासक बना। ठीक है, अब बाबर की जिंदगी को कुछ प्रारंभिक संघर्ष क्या क्या थे? जैसे कि 1494 में उसने सबसे पहले, जब वो गद्दी पर बैठा तो उसने सबसे पहले 1494 में समरकंद को जीतने की कोशिश की, लेकिन पर क्या रहा, उसमें वो असफल रहा। इसके बाद 1497 में वो एक बार फिर से समरकंद पर अटैक करता है उसमें, लेकिन उसको सिर्फ 100 दिन के लिए जीत पाता है। बाद में उसके हाथ से फिर समरकंद चला जाता है। नेक्स्ट 1501 में वो फिर इसको समरकंद को एक बार जीतता है। इस टाइम पे वो सिर्फ 8 मंथ के लिए वहाँ पर अपना शासक कर पाता है। उसके बाद वो फिर से समरकंद उसके हाथ से चला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है? 1504 में उसने काबुल और गजनी को जीता, यानी कि 1504 में बाबर ने काबुल और गजनी पर अटैक किया और इस टाइम पे उन दोनों को वो जीत ली। ठीक है, 1507 में उसने पादशाह की उपाधि धारण की। अब ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पादशाह की उपाधि किसने धारण की? तो वो किसने की थी? बाबर ने की थी। अब 1511 में क्या हो जाता है? उसने एक बार फिर से वो समरकंद पर अटैक करता है, जिसके बाद वो फिर से उसको जीत लेता है, लेकिन एक साल के बाद यानी कि 1512 में वो उसे फिर खो देता है। ठीक है, याद रहे बाबर के एक समरकंद पर ही ऐसे अटैक थे जो उसने बार बार किए। पहले में वो उसमें असफल रह जाता है, दूसरे में वो उसको 100 दिन के लिए जीतता है, तीसरे में वो 8 महीनों के लिए जीतता है, और जब अंतिम वो उसमें अटैक करता है तो उससे सिर्फ एक साल के लिए अपने पास रख पाता है, फिर वो उसे समरकंद को वो खो देता है। ठीक है, अब मध्य एशिया और समरकंद में इसे बार बार जब उसको सफलता मिलती है, इसके बाद उसने फिर क्या किया? उसने भारत पर आक्रमण करने की इच्छा जताई, जिसके अकॉर्डिंग हम बाबर ने जो भारत पर आक्रमण किया उसके बारे में डिटेल में करेंगे। क्या रहता है कि 1519 में सबसे पहले उसने जो सीमा क्षेत्र थे, बॉर्डर एरियाज थे, बाजौर और भेरा, उन पर अटैक किया और उनको अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। नेक्स्ट क्या होता है? 1519 में उसने पेशावर पर अटैक किया, जिसकी वजह से वो पेशावर को फिर जीत लेता है, उसको भी अपने अधिकार क्षेत्र में कर लेता है। 1520 में उसने बाजौर और भेरा पर जीत के बाद उसने पंजाब के सियालकोट पर अटैक किया, जिसको उसने अपने अंडर कर लिया।
1524 में क्या होता है, वह लाहौर पर अटैक करता है और लाहौर के साथ साथ उसने पंजाब के कुछ ऐसे एरियाज भी थे और भी कई एरियाज पंजाब के जिनको उसने अपने अंडर कर लिया था, यानी कि अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ईयर्स जो हैं ये अच्छे से ध्यान में रखना, बिकॉज ऑफ एग्जाम्स में इन ईयर्स के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या रहता है, बाबर के अब आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। जब बाबर ने जब भारत पर अटैक किया, जब कुछ एरियाज को जीत लिया, तो उसने वहां पर शाहरुख सिक्का चलाया, जो किसका था, चांदी का सिक्का था। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शाहरुख सिक्का किसने चलाया, तो वो बाबर ने चलाया था। इसका पहला युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध। ये कब हुआ, 21 अप्रैल 1526, यानी कि 21 अप्रैल 1526 को ये पानीपत का युद्ध हुआ था, जो किसके बीच में हुआ था, दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस युद्ध में उसने पहली बार तोप खाना का प्रयोग किया, यानी कि तोप का, ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि पहली बार भारतीय इतिहास में सबसे पहली बार तोप का प्रयोग किस युद्ध में किया गया, तो वो पानीपत के पहले युद्ध में किया गया। किसने किया था, वो बाबर ने किया था। ओके, अब उसने जब पानीपत पर अपना अटैक किया, तो उसने तुगलमा युद्ध नीति के अकॉर्डिंग अटैक किया था। ठीक है, ये क्या था, उज्बेक से ग्रसित, यानी कि ये एक युद्ध की नीति थी। ये तुगलमा नीति के अकॉर्डिंग उसने इस युद्ध पर अटैक किया और तोपों का भी यूज़ किया, जिसकी वजह से वो पानीपत पहले युद्ध में जीत हासिल कर पाए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बाबर ने पानीपत पर अटैक किया, तो वो उसने किस नीति का प्रयोग किया, तो वो थी तुगलमा नीति। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब उसने तोप सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया। अब देखो, युद्ध में उसने तुगलमा नीति का प्रयोग किया और तोप सजाने के लिए उसने उस्मानी विधि का प्रयोग किया, ये दोनों याद रहे। नेक्स्ट है तोप का संचालन, यानी कि तोप का संचालन करने के लिए उसने उस्ताद अली कुली को रखा था। ठीक है, जो कि तोप का संचालन अच्छे से कर पाता था। बंदूकचियों का नेतृत्व कौन करता था, उस्ताद मुस्तफा। और बाबर ने 1526 में स्वयं को बादशाह घोषित कर मुगल वंश की स्थापना की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी याद रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, कि जब तोप का संचालन करने के लिए उसने उस्ताद अली कुली को रखा था और बंदूकचियों का नेतृत्व करने के लिए उसने उस्ताद मुस्तफ़ा को रखा था, यानी कि उस इस युद्ध में कह रही हूँ, युद्ध टाइम में ये दोनों इसका ये काम कर रहे थे। ठीक है, जब वो युद्ध जीत जाता है तो सल्तनत काल खत्म हो जाता है, तो उसने मुगल वंश की स्थापना कर ली और खुद को यहाँ का बादशाह घोषित कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब युद्ध के बाद जो बाबर की उदारता के कारण, यानी कि युद्ध जब उसने पानीपत के युद्ध में जीत हासिल कर ली, उसके बाद वो बादशाह बन गया। उसके बाद कुछ उसकी उदारता की बिहेवियर से, यानी कि उदारता के स्वभाव से, उस कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि भी दी। ये भी इम्पोर्टेंट है कि मुगल सल्तनत में कलंदर की उपाधि किसको मिली थी, तो वो बाबर को मिली थी। नेक्स्ट आता है इसका खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध का टाइम पीरियड क्या रहता है, 1527 तक। इस युद्ध में क्या हो जाता है कि बाबर ने राजपूत राजा राणा सांगा को पराजित कर देता है। इसमें क्या करता है, जो बाबर था उसका युद्ध होता है, जो राजपूत राजा था राणा सांगा खानवा का था, उसको पराजित कर दिया। बाबर ने युद्ध के लिए जिहाद इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध था, यानी कि इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और ये वाला जो युद्ध था इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए एक धर्म युद्ध था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, युद्ध के पश्चात उसने गाजी की उपाधि ली, यानी कि इस युद्ध जब उसने खानवा के युद्ध को जीत लिया तो उसके बाद उसे गाजी की उपाधि दी गई, जिसका होता है कि काफिरों को मारने वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रहे कि बाबर को गाजी की उपाधि कब दी गई, जब उसने खानवा पर अटैक किया, और ये हुआ था एक धर्म युद्ध था। नेक्स्ट आ जाता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ, 1528 में हुआ, 1528 में। इसमें क्या है, मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक एक राजनीतिक केंद्र था, यानी कि मालवा और बुंदेलखंड की जो बॉर्डर एरियाज पे उस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र था, जिसकी वजह से उसने चंदेरी पर अटैक किया। अब इस युद्ध में बाबर ने राजपूत सरदार थे मेदिनी राव, उनको पराजित कर दिया। उनकी 2 पुत्रियों को उसने
अपने पुत्र हुमायूं और कामरान को भेंट दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रहे चंदेरी पर जब उसने अटैक किया तो वहाँ के वो राजपूत सरदार थे मेदनी राव, और उसको हराकर उनकी जो दो बेटियां थी उसने उन बेटियों को, अपने बेटों को एज ए गिफ्ट दे दिया, हुमायूं और कामरान को। इसके बाद क्या था, इस युद्ध में भी क्या किया उसने जिहाद का नारा दिया। ओके, इसके बाद आता है उसका घाघरा का युद्ध। घाघरा के युद्ध कब हुआ? 1529 में हुआ घाघरा का युद्ध। इसमें बाबर ने अफगानी शासक महमूद लोदी को पराजित किया। याद रहे स्टूडेंट्स, घाघरा के युद्ध में उसने अफगानी शासक था महमूद लोदी, उसको हरा दिया, और बाबर का यह एक अंतिम युद्ध था, यानी कि उसका ये लास्ट युद्ध था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 26 दिसंबर 1530 को, यानी कि 26 दिसंबर 1530 को बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। याद रहे स्टूडेंट्स, उसके 4 इंपॉर्टेंट युद्ध थे। पहला था पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा था चंदेरी का, फिर था खानवा का, फिर था और घाघर का। ठीक है, ये 4 युद्ध है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनकी टाइमलाइन पूछी जाती है, इनके डेट, इनके जो किस पर जीत हासिल की उसने, उन राजाओं के नाम भी पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब उसके शव को सबसे पहले, जब बाबर की डेथ हो जाती है तो उसके शव को सबसे पहले आगरा के आरामबाग में तथा बाद में काबुल में दफनाया गया। यानी कि सबसे पहले इसके शव को आगरा के आरामबाग में दफनाया गया, उस थोड़ी देर बाद फिर उसकी कब्र को फिर से वहाँ से उठाकर कहाँ पर? काबुल में दफनाया गया। ठीक है, बाबर ने इसकी जो कुछ बुक्स थी, कुछ इससे रिलेटेड क्या, तुजु के बाबरी, यानी कि तुजु के बाबरी, बाबरनामा, सियाल हसन और खते बाबरी, ये इसके रिलेटेड कुछ बुक्स है। अब इसके अलावा मुंबई यार नामक पद्म शैली की स्थापना की। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि एक ऐसा टॉपिक है कि बाबर ने एक पद्म शैली की स्थापना की जिसका नेम क्या था? मुबैयान। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बाबर द्वारा किस पद्म शैली की स्थापना की गई, या जो पद्म शैली की स्थापना की गई उसका नाम क्या था? तो वो था मुबैयान। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो स्टूडेंट्स, जिन्हें जितने भी लेक्चर्स करवाती हूँ उन सबको बड़े अच्छे से ध्यान से सुनिया करिए। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप तक इस तरीके से लेक्चर पहुँचाया जाए कि आपको कोई दूसरी क्लास देखने की ज़रूरत ना लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं ये दिल से चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस को देख रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी जुड़े और उन सबको भी इस लेक्चर्स का फ़ायदा हो, ताकि आपकी जॉब में मैं कुछ ना कुछ आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।